चलिए भाई साहब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है आपका टॉपिक नंबर 5। सर टॉपिक नंबर 5 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ये ध्यान से भाई साहब, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात जब आप करते हैं तो आपने क्या कहा कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी के ओनरशिप के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक कि आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉपर्टी की जगह पे पोजेशन लिखा हुआ ना मिले, गॉट द पॉइंट, तब तक आप उसको क्या नहीं मान के चलेंगे कि ऐसा ट्रांसफर करने की बात नहीं कर रहे। वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उससे बोले कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मेन पॉइंट क्या है कि जो ओनरशिप है ना, प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है, उस ओनरशिप को ट्रांसफर करने की बात जो है वो यहाँ पे सिंपली करी जा रही। इसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट जो है वो अपन ने पहले पढ़ लिया था, लेकिन अब यहाँ पे और डिटेल में डेप्थ में अपने को क्या करना है, इस चीज को स्टडी करना। क्या कहते हैं ध्यान से देखिएगा भाई साहब। सब बोले जब भी आप बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसका मतलब जो है वो आप क्या कह सकते हैं, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। या जो वर्ड यहां पे यूज किया गया है पासिंग, इसको अपन ने पास्ट में क्या पढ़ा था, कन्वेइंग। कन्वे करना मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे के पास में ट्रांसफर करना। और या फिर ये कह सकते हैं कि सर जो प्रॉपर्टी आपकी है उसमें जो ओनरशिप होगा उस ओनरशिप को ट्रांसफर करना। पोजीशन आपने दूसरे के पास में दिया है या फिर नहीं दिया है, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन क्या बोला आपने कि मालिकाना अधिकार जो था ना, वो बोले हमने दूसरे बंदे के हाथ में दे दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है साहब। अब ये ध्यान से देखिएगा। सब बोले अगर हम यहां पे पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स के बारे में बात करें, इट इंप्लाइज पासिंग ऑफ द एब्सोल्यूट लीगल ओनरशिप। एब्सोल्यूट मतलब नो फर्दर कंडीशन विल बी स्पेसिफाइड। जो भी कंडीशंस थी ओनर बनाने के पहले आपको कह दिया गया कि भाई साहब ये कंडीशंस को अगर आप पूरा कर देते हैं तो ये प्रॉपर्टी का मालिकाना अधिकार जो है वो बोले आपके पास में चला जाए। और एक बार मालिकाना अधिकार आपके पास में आ जाता है तो आपके पास में दुनिया के अगेंस्ट में ये अधिकार आ जाता है कि इस प्रॉपर्टी के मालिक कौन है, आप वो बोले। आपको जो करना है, जैसे प्रॉपर्टी को यूज करना है, जैसे प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना है, जो करना है वो कर सकते हो, कोई आपको मना करने वाला नहीं। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। ऑफ द गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर अ प्राइस। सेल में एक पार्टी प्राइस पे करती है, दूसरी पार्टी गुड का ओनरशिप जो है वो बोले सामने वाले को देती है, ठीक है। ऑन पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी द गुड्स सोल्ड सीजेस टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ सेलर एंड वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होना, ठीक है। किसके पास चला जाएगा, बायर के पास। पढ़ा सर ये बात अपन ने पहले से, अपन ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। It should be noted that passing of property in the goods is not similar to the passing of possession। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी का पोजेशन आपने सामने वाले को दिया होगा और या फिर नहीं दिया होगा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात किस चीज की कर रहे हैं कि क्या ओनरशिप ट्रांसफर करी गई है क्या। सर क्या डिफरेंस होता है दोनों चीजों के अंदर, बात करते बेटा। अ पर्सन मे बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स बट मे नॉट बी द ओनर ऑफ द गुड्स। कई बार ऐसा हो सकता है सर, हो सकता है कि आपके पास में कोई चीज का पोजीशन होगा लेकिन आप उस चीज के क्या नहीं है, मालिक नहीं है, ठीक है, ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एन एजेंट और द सर्वेंट और द हायर परचेजर मे बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स बट कैन नॉट बी द ओनर ऑफ द गुड। अब भाई साहब किसी इंसान की कार है, उसने अपनी कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर को अपॉइंट किया हुआ है। ड्राइवर जो है उस कार को चलाता है, उसके पोजीशन में है, ड्राइवर के पोजीशन में है, लेकिन क्या जो आपका ड्राइवर होगा वो उस कार का मालिक कहलाएगा क्या? आंसर इज नो सर। मालिक कौन कहलाएगा, ओनर कौन कहलाएगा? जो एक्चुअल में उस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, जिसके पास में क्या है, राइट इन रेम है, वही बंदा क्या कहलाएगा, मालिक कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली अ पर्सन मे बी द ओनर ऑफ द गुड्स बट ही मे नॉट बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स। क्यों? अभी तक आया नहीं है सर। ओनरशिप तो पहले मैंने ले लिया है लेकिन उसका जो क्या बोलेंगे पोजीशन है वो अभी भी मेरे हाथ में आने का है। मतलब ये कैसे हुआ होगा, सब बोले पैसा जो है पहले ही मैंने पे कर दिया, सामने वाले ने मुझे क्या दे दिया, कंस्ट्रक्टिव ओनरशिप दे दिया, मतलब उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मुझे उसने दे दिए और उसके बेसिस पे मैं क्या बन गया, ओनर बन गया। लेकिन गुड्स का पोजीशन जो है वो बोले अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। Thus the ownership of a property in goods may pass with or without transfer of possession। ध्यान से, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन अलग चीज है, वो पहले या फिर बाद में हो सकता है, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है वो भी अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि ओनरशिप और पोजीशन दोनों एक साथ ही दूसरे बंदे के पास में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। सवाल ये आता है सर कब पता चलेगा कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया है, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे? तो ध्यान से, सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस
ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, क्या क्या चीजें हो जाएंगी भाई साहब? सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। अगर कोई प्रॉपर्टी का मालिक आप हो तो उससे जुड़ा हुआ जो रिस्क रहेगा वो आपका हो जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन चुका हूं तो उससे जुड़ा हुआ रिस्क जो होगा वो किसका होगा? वो मेरा हो जाएगा। ये समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जैसे मान लीजिए, या फिर दोबारा पर एग्जाम्पल यहां पे लेके चलते हैं। सर, ए नाम का बंदा है और बी नाम का बंदा है। ए के पास में एक मोबाइल फोन है, ठीक है, और ए ये मोबाइल फोन को बेचना चाहता है, बी ये मोबाइल फोन को खरीदना चाहता है। बी ने कहा मैं खरीद तो लूंगा, लेकिन मैं ना 2 दिन चेक करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि मोबाइल जो है वो ढंग से चलेगा या नहीं चलेगा। अगर ये मोबाइल ढंग से चलता है तो इस मोबाइल को मैं ले लूंगा, अगर ढंग से नहीं चलता है तो मैं इस मोबाइल को यहीं पे क्या कर दूंगा? त्याग दूंगा। ए ने कहा ठीक है भाई सब लेके जाओ। अब एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज की जो डेट है वो है 17th ऑफ अगस्त। डेट क्या है आज की? 17th ऑफ अगस्त। उसने क्या कहा? 2 दिन में चेक करूंगा। तो मेरे को एक बात बताओ, 17th ऑफ अगस्त को मोबाइल का पोजीशन किसके पास में चला गया? बोले मोबाइल का पोजीशन जो है वो चला गया बी के पास में। लेकिन क्या बी ओनर बन गया क्या? नहीं साहब, बी ने कोई पैसा वैसा कुछ भी नहीं दिया। तो अगर आप ओनर की बात करोगे तो ओनर अभी भी कौन है? ए नाम का बंदा है। ठीक है साहब, एक बात बताइए, अगर गलती से बी नाम के बंदे से मोबाइल गिर जाता है, गिर के टूट जाता है, तो रिस्क जो है वो किसका था? ए का था या बी का था? सर ए का था। ये समझ में, नुकसान किसका हुआ? ए का। सर ये बी ने नुकसान करवा के दिया है तो आप नुकसान के भरपाई की बात कर सकते हो, वो अलग चीज है, लेकिन नुकसान किसका हो गया? नुकसान हो गया भाई साहब ए नाम के बंदे का। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। ध्यान से देखिएगा सर, बोले इट इज अ जनरल रूल दैट रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। जिसके पास में मालिकाना अधिकार होगा, रिस्क जो है पूरे का पूरा उसी का रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? Therefore, the risk in the goods remains with the seller until the property in the goods is transferred to the buyer, subject to a contract to the contrary. सर ये ध्यान से, क्या हो सकता है? जनरल अगर बात की जाए तो जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया वैसा होगा, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है, ए ने कहा मैंने प्रवीण सर की क्लास करी है भाई साहब, मेरे को पता है ऐसा कांड हो सकता है कि तुम फोन को लेके जाओगे और फोन को लेके जाने के बाद में तुमने क्या कर दिया? उसको गिरा दिया। तो क्या करूंगा? बोले मैं तो ऐसे केस में क्या करूंगा? बोले मैं एक काम करते को चेक करना होगा ना, यहीं पे खड़े रहे, यहीं पे खड़े होके चेक कर ले, 1 घंटा कर ले, 1 दिन कर ले, लेकिन यहीं पे रह के मेरे सामने कर ले। कल को जाके तू घर लेके जाएगा, तूने नहीं गिराया, तेरे छोटे भाई बहन ने गिरा दिया, किसी और बच्चे ने गिरा दिया, मैं क्या करूंगा? बोले बी ने कहा एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि मैं ही इसका क्या हूं? मालिक हूं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अगर इस फोन में कोई इंटरनल खराबी निकली तो ऐसे केस में मैं तेरे को एक भी पैसा नहीं दूंगा। अगर मेरी वजह से फोन टूट जाता है तो आज ही अपन डील कर लेते हैं कि इस फोन का 20,000 रुपए का चार्ज। गॉट द पॉइंट? अगर फोन में कोई खराबी नहीं होती है तो ये फोन टूटा तो मेरा टूटा, आपका कुछ भी नहीं टूटा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब, लेकिन ओनरशिप आज ट्रांसफर नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद में यानी कि 19th ऑफ अगस्त को मैं क्या दूंगा? आपको कंफर्मेशन दूंगा। उसके पहले अगर फोन टूट गया तो पूरा का पूरा पैसा यानी कि 20,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। ये समझ में? अगर ऐसा आपने एग्री किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया होगा टू द कॉन्ट्रेरी, तो वैसा करेंगे। अदरवाइज जनरल रूल जो है वो ये कहता है कि जो मालिक होगा उसी का नुकसान होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट। बट इफ the delivery has been delayed through the fault of either of the buyer or seller, the goods are at the risk of party in the fault. ये बहुत ध्यान से सुनेगा भाई सब। सर ये आपने क्या बताया यहाँ पे? वैसे कुछ समझ में नहीं आया? बोले आखिरी वाला पॉइंट जो आपने बोला, तो ध्यान से सुनिए भाई सब। सर बोले ए नाम का एक बंदा है, उसको ना टमाटर चाहिए। क्या चाहिए? टमाटर। कितने? सर बोले ज्यादा नहीं, 5 टन टमाटर चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसने क्या किया? बी नाम के एक बंदे से कांटेक्ट किया, बात करी, पहले कांटेक्ट किया। ए जो है वो बोले मान लीजिए रहता है भोपाल में, और बी जो है ये रहता है बोले दिल्ली के आसपास। ठीक है। ए ने बी से कहा कि क्या आप मुझे टमाटर भिजवा सकते हो क्या, ट्रक भर के? 5 टन टमाटर चाहिए बोले मुझे। अच्छा, अगर मैं यहां पे टमाटर की बात करूं, अगर मैं यहां टोमेटोज की बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं कि टोमेटोज जो हैं ये आपके कौन से वाले गुड्स हैं?
पेरिशेबल वाले गुड्स है, मतलब सर ये जल्दी खराब हो जाते हैं सर। अगर टाइम पे टमाटर जो है वो अपनी जगह पे नहीं पहुंचते हैं और उनका कंजम्पशन अगर नहीं किया गया तो क्या हो जाएंगे, टमाटर आपके खराब हो जाएंगे। ये समझ में आया? तो भाई साहब ये ध्यान से सुनिएगा, आज 17 ऑफ अगस्त को क्या हुआ, ए ने बी से कहा कि क्या आप टमाटर मुझे भिजवा देंगे क्या? बी ने कहा बिल्कुल भिजवा दूंगा। बोले कब भिजवाना है? बोले 2 दिन के बाद में मेरे यहां पे पहुंच जाने चाहिए, मतलब 19 ऑफ अगस्त को पहुंच जाने चाहिए। बी ने कहा भिजवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पूरा पैसा जो है वो देना पड़ेगा, ट्रैवलिंग का मिला के, ट्रांसपोर्टेशन जो करना पड़ेगा उसको मिला के आपको बोले 25,000 रुपए जो है वो देने होंगे। कितना पैसा? 25,000 रुपए एग्जाम्पल। ए ने कहा ठीक है साहब। ए ने कहा ठीक है दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये ध्यान से सुनिएगा, क्या सब बोले ए नाम का जो बंदा है उसके यहां पे 20 ऑफ अगस्त को कोई फंक्शन है जहां पे बोले ये टमाटर जो है 5 टन ये क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। कब होंगे भाई साहब? बोले 20 तारीख को होंगे। ठीक है, अब ये पहुंचने कब चाहिए? 19 को पहुंचने चाहिए। अगर एक दिन भी लेट वहां पे होता है और बारिश का मौसम अगर रहा तो भाई साहब सारे के सारे टमाटर जो हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, सड़ सकते हैं, गल सकते हैं। ये समझ में आया? बोले हाँ सर। तो अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, बोले ऐसे केस में मान लीजिए पहली बात तो ये कि अगर टमाटर 19 तारीख को नहीं पहुंचे तो आपका नुकसान यहां पे माना जाएगा, यानी कि बी का नुकसान जो है वो माना जाएगा। अगर 19 को टमाटर पहुंचे लेकिन प्रॉपर हालत में नहीं पहुंचे तो भी क्या हो सकता है, बी का ही नुकसान जो है वो यहां पे माना जाएगा। क्यों? अरे भाई साहब आपने सही तरीके से चीजें मुझे प्रोवाइड नहीं करी। ये समझ में आया? चलिए, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ये कहता है आपका पहले वाला पॉइंट कि सर यूजुअली अगर बात की जाए, जो बंदा कोई भी चीज का मालिक होगा अगर नुकसान हुआ तो उसी का नुकसान होगा। अगर नुकसान किसी और की वजह से हुआ है आप उस नुकसान के भरपाई की बात कर सकते हैं, लेकिन जो पहला सवाल पूछा गया कि नुकसान किसका हुआ, तो किसका हुआ? मालिक का हुआ। अगर मालिकाना अधिकार ट्रांसफर हो चुका है बायर की तरफ तो बायर का नुकसान हो गया, अगर वो ट्रांसफर नहीं हुआ है तो सेलर का नुकसान हो गया। ये समझ में आया? ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी कौन ले सकता है? मालिक ले सकता है। ये ध्यान से, क्या सब बोले ए नाम का बंदा और बी नाम का बंदा, और थर्ड पार्टी सर सी नाम का बंदा। कल को जाके मान लीजिए ए ने प्रॉपर्टी बी को बेची, लेकिन पोजीशन अभी भी किसके पास था? ए के ही पास था। अब इसके पहले कि बी के पास में पोजीशन आता, ए ने क्या किया, वही वाली चीज सी को भी बेच दी। सी को पता ही नहीं था ये चीज के बारे में, वो गुड फेथ में काम कर रहा है। अब पॉइंट ऐसा है कि अगर बी यहां पे ओनर बन चुका है, क्या मैं कह सकता हूं कि बी नाम का जो बंदा होगा वो क्या करेगा? सी से कहेगा मेरी प्रॉपर्टी वापस कर। सी बोलता मैं तो गुड फेथ में काम कर रहा होगा, बोले मेरे को क्या करना उस चीज से। भले ही तुम गुड फेथ में काम कर रहे थे, तुमको पैसा लेना है, ए से तुम्हारा पैसा वापस ले लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, बट इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? मैं हूं। बोले मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। ये समझा? तो ध्यान से देखिएगा, जनरल रूल ये कहता है दैट ओनर अलोन कैन एक्सरसाइज द प्रोप्राइटरी राइट। गॉट इट? ठीक है साहब। Now, when the goods are damaged by the fault of any other person, it is only owner of the goods who is entitled to take action against such person. कोई दूसरा बंदा इसके लिए अगेंस्ट में एक्शन जो है वो नहीं ले सकता भाई साहब। ठीक है। देन सूट फॉर द प्राइस, पैसा जो लेना आपको रहता है उसके लिए केस करना। क्या कहता है भाई साहब? A seller is entitled to sue for the price of the goods sold against the buyer only when the property has passed to the buyer. ऑब्वियस सी बात है, जब आपने सामने वाले को ओनर ही नहीं बनाया है तो आप प्राइस लेने की बात कैसे कर सकते हो? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये ध्यान से, हालांकि ये पॉइंट अपन पहले ही बात कर चुके हैं सबसे पहले वाले टॉपिक के अंदर। क्या अगर बोले बायर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, याद करिएगा अपने बाकायदा ये टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। यहां पर ये देखिए, यहां पे अपने डिस्कस किया था, अगर बोले बायर की इंसॉल्वेंसी हो गई तो क्या होगा, और अगर सेलर की इंसॉल्वेंसी हो गई तो क्या होगा। अगर सेल था भाई साहब तो जो बंदा मालिक था अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी रिसीवर के पास चली जाएगी, राइट। और अगर वो बंदा मालिक नहीं था तो रिसीवर कभी भी उस प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं मार सकता है, भले ही उसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी होगी। तो ये अपने डिटेल में डिस्कस किया था पहले ही, तो दोबारा यहां पे उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया? एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा।
ये पूरा मैंने समझाया आपको अच्छे तरीके से, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड्स, चलिए ये पॉइंट पे गौर फरमाइएगा, क्या कहता है, रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द स्पेसिफिक गुड्स और एज सर्टेन गुड्स। सर इसकी भी बात थोड़ी बहुत करी थी, काइंड ऑफ एक रिवीजन जो है वही आपका यहाँ पे हो रहा है, लेकिन देखिए अच्छे तरीके से क्या कहता है। सर स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है, पहली बात ऐसे वाले गुड्स जो कि एग्जिस्टेंस में है, दूसरी बात इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो, स्पेसिफाइड। मैंने कहा बाकी सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। ये क्या है, स्पेसिफिक गुड्स है, ठीक है साहब, इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा, एज सर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है, सर बोले ये एज सर्टेन हो चुका है कि कौन सी कैटेगरी वाले गुड्स हैं, लेकिन उसमें से आपने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया। सर स्पेसिफाइड और एज सर्टेन दोनों में क्या फर्क था, बोले जिसको कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही आपने चूज कर लिया होगा वो स्पेसिफाइड, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में आपने चूज किया होगा वो आपका क्या बन जाएगा, एज सर्टेन बन जाएगा। याद आया, ये बोले अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है। नाउ द जनरल रूल इज दैट द प्रॉपर्टी इन द स्पेसिफिक और एज सर्टेन्ड गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम एज अ पार्टी इंटेंड टू ट्रांसफर। मतलब जब आप दोनों चाहते थे, अगर पार्टीज चाहती थी कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के तुरंत बाद में ट्रांसफर होना चाहिए तो वैसा ठीक है, अगर दोनों पार्टीज चाहती थी कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के 1 महीने के बाद ट्रांसफर होना चाहिए वो वैसा ठीक है, जैसा आपका इंटेंशन था उसके हिसाब से, ठीक है सर। नाउ फॉर द पर्पज ऑफ एसर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ पार्टी रिगार्ड शैल बी हेड टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ था वो देखना पड़ेगा, पार्टीज का कंडक्ट क्या था और सर्कमस्टांसेस ऑफ केस क्या थे, उस पर बोले चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी। ये ध्यान से भाई साहब, ये आपको थोड़ा सा बोर जा सकता है, इसीलिए अपन क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से चार्ट जो है वो बना लेते हैं ताकि इसमें आपको टेंशन ना हो। ध्यान से, टॉपिक का नाम क्या है, बोले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, सब बोले अगर मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो इसको आप बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। राइट, ठीक है साहब। इसमें बोले सबसे पहली बात 4 चीजें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। अगर मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूं या इंपॉर्टेंस के बारे में बात करूं, ठीक है, तो इसमें बोले कुल मिला के आपको 4 बातें दी गई हैं। पहला, ओनर हैज द रिस्क। जो बंदा प्रॉपर्टी का मालिक होगा, जो सेलर अगर मालिक है तो सेलर रिस्क में रहेगा, अगर बायर मालिक है तो बायर जो है उसका नुकसान माना जाएगा। दूसरा, ओनर ओनली या ओनली ओनर और हिज ऑथराइज्ड पर्सन कैन टेक एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। ठीक है, जो मालिक नहीं है वो बोले एक्शन लेने की बात कर ही नहीं सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है साहब, फिर इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट था वो क्या कहता है, सूट फॉर द प्राइस। प्राइस कैन बी क्लेम्ड बाय सेलर। ऑब्वियसली बात है ना, सेलर ही प्राइस क्लेम करेगा ना, लेकिन प्राइस कैन बी क्लेम्ड बाय सेलर ओनली व्हेन he has transferred
द ओनरशिप। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है तो आप क्या नहीं कर सकते, प्राइस को क्लेम नहीं कर सकते और ना ही उसके ऊपर केस कर सकते हो कि सर इसने मेरा अभी तक पैसा जो है वो दिया नहीं। ठीक है, ठीक है साहब। फिर उसके बाद में रिसीवर और असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट ओनर, इंसॉल्वेंट ओनर। अब यहां पे ओनर जो है डिपेंड करता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, सेलर हो सकता है या फिर बायर हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, बोले केसेस टू केसेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कैन टेक कंट्रोल ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर बोले ओनर के पास में गुड्स नहीं है तो फिर आप वो गुड्स को कंट्रोल में ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, बट कैन नॉट टेक कंट्रोल ऑफ गुड्स which are only in his possession। ठीक है, जो क्या है, जो सिर्फ उसके पोजीशन में है, वो वाले गुड्स को कंट्रोल में लेने की बात जो है वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा, रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये बोले पॉइंट क्या कहता है, इसको अपन यहां से अलग से ले सकते हैं। टॉपिक का नाम रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, सबसे पहली बात, अगर बोले प्रॉपर्टी आपकी स्पेसिफिक गुड्स है या फिर एज सर्टेन गुड्स है। दूसरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। ये ध्यान से, दूसरा, फिर तीसरा, तीन, ये क्या, चार है। कुल मिला के 4 पॉइंट्स है यहां पे। सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ एज सर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स। इतना बड़ा नहीं लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ अनएसर्टेन और फ्यूचर गुड्स। फिर तीसरा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। सेंट ऑन अप्रूवल से इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये कि सेलर बोला मेरे पास में गुड्स हैं बोले अवेलेबल, आप जब बोलोगे भेज दे, मैं यहां से भेज दूंगा। अगर आपने बोला मत भेज, जब तक कि आपका ऑर्डर नहीं आता है तब तक बोले मैं आपको गुड्स जो है यहां से भेजने वाला नहीं। कई बार होता है ना ऐसा, जैसे अगर आपने कोई कार वार परचेज करने की बात करी, आपने कहा मैं आपको बताऊंगा डिलीवरी डेट कौन से वाली होगी, पंडित से पूछ के बताता हूं, उसके बाद में जो गुड्स है ना वो बोले आप मुझे क्या कीजिएगा, ट्रांसफर कीजिएगा। ऐसा हो सकता है ना? बोले हाँ सर, तो ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ वाला। ये क्या कहता है, व्हेन राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। ट्रांसफर ऑफ गुड्स
व्हेन राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? सब बोले जो गुड्स हैं उनको कैसे कहाँ बेचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका राइट बोले सिर्फ मेरे ही पास है, उसके अलावा किसी और के पास नहीं है। मेरे पास मतलब किसके पास? शायद सेलर के पास। करते बात अपन। व्हेन राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। ठीक है, ये चार चीजें हैं। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है इसका एक एक रक्ष निकल रहा है। क्या? एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड्स म्यूचुअली। ठीक है, जैसा बोले आप लोग डिसाइड करो, उसके हिसाब से कर सकते हैं कि कब सामने वाले को मालिक बनाया जाएगा, कब बोले ओनरशिप जो है वो सामने वाले के पास में ट्रांसफर्ड मानी जाएगी। लेकिन ध्यान से भाई साहब, जब आपने ये वाली चीज के बारे में बात किया, आपने कहा सर बोले दोनों पार्टीज का क्या इंटेंशन था क्या नहीं था, क्या कहा आपने? सर बोले डिपेंड करता है पार्टीज क्या कंडक्ट कर रही हैं, केस के सर्कमस्टांसेस जो है वो क्या है। सर बोले तो इसके बारे में भी रूल कुछ कहता होगा ना कि कौन से केसेस वगैरह हो सकते हैं, कैसे डिसाइड किया जाएगा, पार्टीज कैसे कंडक्ट कर रही है, पार्टीज का इंटेंशन कैसा है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। सब बोले अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स द फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर एसर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एज टू द टाइम एट विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज पास टू द बायर। गॉट द पॉइंट? क्या कहता है ध्यान से? बोले पहला पॉइंट, वेयर द स्पेसिफिक गुड्स आर इन द डिलीवर्ड स्टेट, मतलब तैयार है सर एकदम, ये देखिए पैक करके रखा हुआ है, आप बताओ अभी लेना है, जस्ट अभी के अभी आप इसको क्या कर लो, ले लो। तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई साहब, जब डिलीवर्ड स्टेट में है गुड्स तो ऐसे केस में क्या होगा? पैसा दो, गुड्स लेके जाओ। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। वेयर देर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, सीधा सीधा हिसाब किताब, पैसा दो गुड्स को लेके जाओ। ठीक है, फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन द डिलीवर्ड स्टेट द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। किराना स्टोर पे आप जाते हो भाई साहब, जाके आपने पैसा दिया, आपने कहा एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट दे दो सर, हैं 5 रुपए 10 रुपए आपने सामने वाले को दिया, ऑलरेडी डिलीवर्ड स्टेट में था, लो बोले लेके जाओ। जिस टाइम पे दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी टाइम पे क्या मान लिया जाएगा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जो है वो मान लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा वेयर द स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू द डिलीवरेबल स्टेट, मतलब आपने एक पैकेट नहीं मांगा, आपने कहा यार मेरे को ना 10 पैकेट चाहिए पार्ले जी बिस्किट के, उसने कहा कि यार गोडाउन में रखे हुए हैं, बड़े डब्बे चाहिए थे आपको, 2 मिनट रुको, बोले मैं वहां से मंगवा के लेके आ रहा हूं। ठीक है, यानी कि है, अवेलेबल है, स्पेसिफिक भी है, आपने बता दिया पार्ले जी बिस्किट के मेरे को क्या चाहिए? गुड्स चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, अगर बोले ऐसा होता है गुड्स आर नॉट इन द डिलीवर्ड स्टेट, डिलीवरेबल में है, डिलीवर किया जा सकता है, लेकिन डिलीवर्ड स्टेट में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी पासेस व्हेन द गुड्स आर ब्रॉट, ये बोट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ब्रॉट, BROUGHT, जब उसको क्या कर दिया जाएगा? डिलीवर्ड स्टेट में ला दिया जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान से, पहले वाले में मैंने क्या कहा? दुकान में 1 पैकेट बिस्किट सामने पड़ा है सर, ये रहा, आपने हाथ लगा के देखा, अरे बिस्किट टूटे हुए तो नहीं है, नहीं एकदम सही है, बोले दे दो, ले लिया आपने, डिलीवर्ड स्टेट में था, डिलीवरेबल गोडाउन में पड़े हैं, मंगवा के दूं, बोले हाँ मंगवा के दे दो, लेकिन पहले मैं इंस्पेक्शन करूंगा, मैं देखूंगा, उसको हाथ लगा के देखूंगा मैं अच्छे तरीके से सारे बिस्किट्स को कि कहीं बिस्किट टूटे हुए तो नहीं है भाई साहब। ये समझा? बोले ठीक है। तो ध्यान से क्या बोले यहां पे सर? बोले जब क्या किया जाएगा, उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाया जाएगा और बायर को उस चीज का क्या हो गया है? नोटिस हो गया, ये रहे भाई साहब गुड्स, देख लो आप, नहीं देखना क्या, पैक करो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझा? तो क्या हो गया? काइंड ऑफ ए बल्क ऑफ बिस्किट पैकेट। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वाला, व्हेन समथिंग इज टू बी डन फॉर एसर्टेनिंग द प्राइस। ओ माय गॉड, कई बार ऐसा होता है कि गुड्स जो है वो स्पेसिफाइड है, हमने कहा सर दिस इज द गुड्स,
अब सवाल ये बोले इसका प्राइस क्या होना चाहिए। मैंने कहा मैंने तो भैया किडनी बेच के लिया था। आपने कहा नहीं सर किडनी ज़्यादा हो गई, सेकेंड हैंड फ़ोन है, थोड़ा कम कर लो। मैं कहा आप बताओ कितना होना चाहिए। आपने कहा सर एक काम करते 20,000। मैंने कहा पागल वागल हो गए हो क्या यार, हैं किडनी बेच के मैंने फ़ोन जो है वो लिया था, चलो एक काम करो 20,000 नहीं, मतलब किडनी नहीं लेकिन 80,000 तो दो। आप अपना अलग प्राइस बोल रहे हो, मैं मेरा अपना प्राइस बोल रहा हूँ, दोनों में क्या बोला, एक काम करते सर अपन ना बोले आईफोन के स्टोर पे चलते हैं और वहां से अपन डिटरमाइन करवा लेंगे कि अगर ये फोन को बेचा जाए तो कौन से प्राइस पे बेचना चाहिए। या फिर बोले एक काम करते हैं अपन ना ये वाली चीज को बोले OLX पे डालते हैं और वहां पे देखते हैं कि लोग क्या क्या प्राइस कोट करते हैं, इसकी नीलामी जो है वो कितने की होती है। ये समझा? बोले ठीक है साहब। ये ध्यान से, where there is a contract for the sale of specific goods in a delivered state, but seller is bound to weigh, measure, test, or do some other act or thing with reference to the goods for the purpose of the ascertaining the price. In such a case, the property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof. सर इसका ना एक और दूसरा एग्जाम्पल अपन लेके चल सकते हैं। क्या मान लीजिए बोले एक सब्जी वाला है, शाम के टाइम पे अपने कार्ट पे मतलब ऐसे कुछ तो भी इतना सारा ये लेके बैठा है, क्या सब्जी लेके बैठा है, इतनी सारी सब्जी। कितनी है पता नहीं, 4 किलो है या 5 किलो। भिंडी लेके बैठा मान लीजिए, आपने उसको जाके बोला कैसे दिया भिंडी, बोले सर वैसे तो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से है, लेकिन ये 4 से 5 किलो के आसपास होगी। आपने कहा सारी दे दें, लेकिन ध्यान से बता दे भाई साहब कितना है, 4 किलो है या 5 किलो है। बोले लगा लो 4-5 किलो दे दो, बोले आपके हिसाब से। नहीं बोले ऐसा नहीं करता हूँ, अपने को चाहिए पूरा कंफर्मेशन। ठीक है, अगर 4 किलो है ना तेरा मेरे को खाना है ले ले 80 रुपया, अगर 5 किलो है तो बोले ले ले 100 रुपया। ना मेरा एक पैसा ऊपर तेरे पास जाना चाहिए, ना तेरा एक भी पैसा मेरे पास में ऊपर आना चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से, अगर मेजर करना है, एसर्टेन करना है, जैसे ही बोले वो वाला काम हो जाएगा और बायर को उस चीज के बारे में मेरे सामने कर लो, बोले गॉट द पॉइंट, मेरे को बता दो कितना क्या है करके, उसके हिसाब से अपन ले लेंगे। तो ये वाली चीज हो गई। एग्जाम्पल देखिएगा भाई साहब, ए नाम का एक कार डीलर है, उसके पास में बहुत सारी कार हैं उसके शोरूम में। आउट ऑफ दीज कार्स ही सोल्ड 1 कार ऑफ सेल, 1 कार ऑफ सेल, ठीक है। बट द कार सोल्ड टू बी वॉज नॉट आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द अदर कार्स एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कार बेच दिया, कौन सी चाहिए आपने बता दिया, सर बोले मेरे को ना बलेनो चाहिए। कौन से कलर की, बोले ब्लू कलर की रहनी चाहिए। कौन सा मॉडल, बोले सर अल्फा मॉडल चाहिए। मैनुअल चाहिए कि ऑटोमेटिक चाहिए, आपने बता दिया सर बोले मैनुअल वाला ही चाहिए। चारों बातें आपने बता दी। अब बहुत सारी बलेनो खड़ी थी, पेमेंट आपने कर दे दो बोले कार, ठीक है। तो ऐसा जब होगा, इन दिस केस द ओनरशिप ऑफ द कार इज नॉट ट्रांसफर्ड टू बी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फॉर द सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स, एज सर्टेन वाले गुड्स हैं सर ये समझा। However, had the car been identified and kept separate from the other car, the ownership of car would have been transferred to B at the time of making the contract. मतलब सीधी बात है भाई साहब, अगर एसर्टेन्ड वाले गुड्स हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में आप कार के बारे में डिसाइड कर रहे हो, तो उसके लिए तब होगा जब आपको कार दिखा दी गई, दिखाने के बाद आपने कहा कि बस यही वाली है। और अगर स्पेसिफिक वाले गुड्स से पहले आपने बता दिया ये वाली कार है, तो पहली ट्रांसफर मान लिया जाएगा। गॉट इट? ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट, सो बोले ए सोल्ड टू बी 152 बेल्स ऑफ यार्न, ठीक है। ए नाम का बंदा, उसके गोडाउन में क्या पड़ा है, यार्न पड़ा है, धागा जो रहता है, ठीक है। कितना, 152 बेल्स, थान जिसे कहा जाता है, ठीक है, इन द गोडाउन एलॉन्ग विद द अदर बेल्स ऑल्सो। मतलब शायद सर बोले 1000 के आसपास में बेल्स होंगे, उसमें से 157 बेल जो है वो आप लेने की बात कर रहे हो। Before the bales could be identified and separated, all the bales were destroyed by fire. Printing mistake है वहां पे, by fire. It was held that ownership of the bales had not transferred. Obvious सी बात है सर, 157 बेल्स मैंने आपसे मांगी थी, पैसा मैंने आपको दे दिया, लेकिन क्या अभी तक एसर्टेन हो चुका था क्या कि कौन से वाले आप मुझे निकाल के दे रहे हो? नहीं। Got the point? To the buyer as the bales were not identified and separated from the rest of the bale. ये अपन ने पहले भी पढ़ा। फिर तीसरा एग्जाम्पल, ए सोल्ड टू बी सम क्वांटिटी ऑफ ऑयल लाइंग इन द सिस्टर्न, स्टोर में जो रखा हुआ था उसमें से, ठीक है।
As per the terms of contract, A was required to fill the oil in the drums and drums were to be taken away by B. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था, ड्रम में डाला जाएगा, ड्रम जो है वो आप क्या करोगे, यहां से लेके जाओगे. नाउ ए फिल्ड सम ऑफ द ड्रम्स इन बीज प्रेजेंस बिफोर द रिमाइंडर कुड बी फिल्ड. मान लीजिए 10 ड्रम जो है वो भरने थे, 4 भर दिए, इसके पहले कि 6 भरे जाते, अ फायर ब्रोक आउट एंड द होल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, इफ नहीं ये ऑफ है, was destroyed. It was held that the buyer must bear the loss of oil which was filled in the drums and the seller must bear the loss of the remaining unfilled drums. Obvious सी बात है सर, 4 ड्रम आपके भर के दे दिए थे, 6 ड्रम जो है वो अभी भी भरने बाकी थे, तो इनका जो लॉस होगा वो सेलर बेयर करेगा, और जो ये 4 रहेगा इसका लॉस कौन बेयर करेगा, जो बायर था वो बेयर करेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, A sold some quantity of wheat to B at a rate of 10 rupees per kg. रेट क्या था, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से. हाउएवर A had to weigh the wheat in order to know the price of the entire quantity of the wheat sold to B. ऑब्वियसली बात है सर, केजी के हिसाब से 10 रुपए, लेकिन कितना है भाई साहब, 450 है या 500 है, कितना केजी, बोले वेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या बोला गया, इन दिस केस द ओनरशिप ऑफ द व्हीट शैल ट्रांसफर टू बी एज सुन एज ए वेज द व्हीट एंड बी कम्स टू नो अबाउट द सेम. इज दिस पॉइंट क्लियर भाई साहब, ये समझ में आया, डन. तो ये आपको अकॉर्डिंगली यहां पे क्या करना है, इसके बारे में लिखना है. किसके बारे में, ये स्पेसिफिक गुड्स वाले के बारे में. दिस विल बी योर होमवर्क. सबसे पहले एक काम करो, ये चीज को आप नोट डाउन कर लो. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये 4 पॉइंट आपके थे. वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके आप इसको क्या कर लेंगे, सिंपली नोट डाउन कर लेंगे. फिर इसके बाद में जो रूल्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी था, उसमें से सबसे पहले वाला जो रूल है वो अपन ने यहां पे पढ़ा, इसके बारे में ये आप लिख लेंगे, और नीचे में जो 4 रूल्स यहां पे आपको दिए गए हैं, ठीक है, या मैं लिख ही देता हूं यार आपको, 3 रूल, सॉरी. इसमें क्या क्या बातें आ गई, बोले सर डिपेंड करता है 3 चीजें. पहला क्या बोले, डिलीवर्ड स्टेट में है क्या, बोले हाँ, तो क्या बोला गया, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा सब बोले डिलीवरेबल स्टेट में है क्या, डिलीवरेबल मतलब डिलीवर्ड स्टेट में नहीं है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में, तो ऐसा बोले एट द टाइम व्हेन गुड्स आर मेड in delivered state and buyer have knowledge of it. बायर को इसके बारे में क्या है, पता है बोले. और तीसरा क्या था आपका, समथिंग टू बी डन समथिंग इज टू बी डन टू डिटरमाइन प्राइस. क्या करने के लिए, प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए. तो ऐसे केस में ओनरशिप ट्रांसफर कब मानी जाएगी, व्हेन सच थिंग इज डन, और सीधा बोल देते व्हेन द प्राइस इज डिटरमाइंड एंड buyer have knowledge of it. बायर को उसके बारे में क्या है, बायर को बोले उसके बारे में पता है. ये समझ में आया. तो बोले उस टाइम पे ओनरशिप जो है उसको क्या मान लिया जाएगा, सामने वाले के पास में ट्रांसफर्ड मान लिया जाएगा. ठीक है, तो ये चीज को भी भाई साहब नोट डाउन कर लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके. एंड दैट्स इट. फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वाले सेशन में. और जो रिमेनिंग 3 टाइप्स आपके और हैं, 3 या 2, 3 टाइप्स, तो इनके बारे में बात जो है वो अपन अच्छे से करें. गॉट इट.